हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पर। और चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2 केमिस्ट्री का, जो हमने क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 है आज। लेक्चर नंबर 1 हमने पहले डिस्कस कर चुका है, जिसमें हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में बात किया था और 2 होमवर्क भी दिए थे हमने। ठीक है, तो चलो पहले उन होमवर्क्स को हम देख लेते हैं कि आपने अटैम्प्ट किया है या नहीं किया। और जो क्वेश्चंस थे वो ये थे कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, और एलोए जो है वो एक फ़िज़िकल चेंज, फॉर्मेशन ऑफ एलोए क्या एक फ़िज़िकल चेंज है या नहीं है, अगर है तो क्यों है। ठीक है, तो चलो हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले अपने नोट्स निकाल के बैठ जाओ, और अपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए हैं तो देखो अच्छी बात नहीं है। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाते हैं एक बार उसको अटैम्प्ट ज़रूर करो, और नेक्स्ट क्लास में जब आपको सोल्यूशन मिलता है तो उसके साथ कंपेयर ज़रूर करो कि क्या है, और अगर कोई डाउट आता है तो उसको कॉमेंट में लिखो। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। देखो, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में हमने कल बहुत डिटेल में बात की थी, तो वही सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज में कंपोजिशन चेंज नहीं होती, कंपोजिशन रिमेन्स सेम। ठीक है, और केमिकल चेंज में क्या होता है, कंपोजिशन चेंज हो जाती है। फिजिकल चेंज में कंपोजिशन चेंज नहीं होती है, केमिकल चेंज में कंपोजिशन चेंज हो जाती है। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो फिजिकल चेंज है, कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही, फिजिकल चेंज है, कंपोजिशन चेंज हो गई, फिजिकल चेंज नहीं है, वो एक केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज इज़ अ टेम्परेरी चेंज। ठीक है, ये टेम्परेरी होता है, जबकि केमिकल चेंज जो है वो परमानेंट होता है। मीन्स आपने एक बार जो रिएक्शन कर दी, एक बार को केमिकली उसको ऑल्टर कर दिया, तो अब आपको इनिशियल स्टेट में लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, फिजिकल स्टेट में क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, मीन्स शेप, साइज़, और तीसरा हमने क्या देखा था कि उसकी फिजिकल स्टेट। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो है फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो सकती हैं, फिजिकल स्टेट भी चेंज हो सकती है, और केमिकल तो होगा ही होगा। ठीक है, अगर केमिकल नहीं हुआ तो फिर उसे हम केमिकल चेंज नहीं बोलेंगे। ठीक है, खाली फिजिकल होने से केमिकल चेंज नहीं होगा। अगर फिजिकल नहीं भी हो रहा है, केमिकल हो रहा है, तो भी वो क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है, फिजिकल चेंज में नेक्स्ट पॉइंट है, फिजिकल चेंज में एनर्जी का यूज़ बहुत कम होता है। आपको बहुत कम एनर्जी डालनी पड़ती है सब्सटेंस को ऑल्टर करने में, सब्सटेंस को चेंज करने पे। जबकि एक केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, जब केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, तो उसमें या तो एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब होएगी या एनर्जी आपकी निकलेगी। इन दोनों टर्म्स को आज हम डिटेल में देखने वाले हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी क्या होता है और इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। फिजिकल चेंज में आपका कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जबकि केमिकल चेंज में आपका नया सब्सटेंस बनता है, एक या एक से ज़्यादा भी बन सकता है। ठीक है, और फिजिकल चेंज हमारे इजीली रिवर्सिबल होते हैं, केमिकल चेंज हमारे इतने इजीली रिवर्सिबल नहीं होते। मीन्स आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और मेजर तो हम क्या कहते हैं कि केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हैं, और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ इस स्लाइड को, ताकि जिसने अगर नहीं लिखा है वो आपके नोट्स ये बन जाएंगे, और अगर कोई पीडीएफ से भी पढ़ता है तो उसके लिए भी क्या होगा, ये क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, क्या एलोए की फॉर्मेशन एक फिजिकल चेंज है। अब देखो, एलोए के बारे में डिस्कस हमने किया था। एलोए क्या होता है, एलोए इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मेटल, और मेटल एंड नॉन मेटल। मीन्स मेटल प्लस मेटल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, मेटल प्लस नॉन मेटल, कि एक मेटल और दूसरे मेटल को मिक्स कर दो आप, उससे क्या बनेगा, एलोए बनेगा। एक मेटल और दूसरे नॉन मेटल को मिक्स कर दो, उससे भी क्या बनेगा, एलोए बनेगा। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब जो एलोए है उसकी जो फॉर्मेशन है, जब वो बनता है, क्या वो फिजिकल चेंज होती है। ठीक है, अब देखो, जिस भी मेटल से, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जिस भी मेटल से या मेटल नॉन मेटल से मिलके एलोए बना है, उस एलोए की प्रॉपर्टीज़ इन दोनों से क्या होगी, अलग होगी। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, इन दोनों से अलग होगी। अब ऐसा आपने किस में पढ़ा है, केमिकल चेंज में, कि केमिकल चेंज में जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो इस हिसाब से तो हमें एलोए को क्या कहना चाहिए, एलोए तो एक केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज नहीं है। ठीक है ना, एलोए तो क्या है, एक केमिकल चेंज है। बट ऐसा नहीं है। अब केमिकल चेंज ना कहने का इसका मेजर रीज़न क्या है, देखो, आप जितना भी चीज़ एलोए के बारे में पढ़ोगे ना, वो जर्नली लगेगा कि ऐसा तो केमिकल चेंज में होता है।
ठीक है, जैसे कि ये प्रोसेस फिजिकल चेंज कंसिडर किया जाता है, बट ये क्या होता है, इतना रिवर्सिबल नहीं होता। जबकि आपने देखा फिजिकल चेंजेस तो क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। एलोए जब बनता है तो उसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से वो मिलके बना हुआ है। ऐसा भी किस में होता है, केमिकल में होता है, बट फिर भी हम इसको फिजिकल चेंज क्यों कह रहे हैं? इसका मेजर रीज़न है कि जब भी हम मेटल और मेटल को मिक्स कर रहे हैं या मेटल और नॉन मेटल को मिक्स कर रहे हैं, इनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहे, इनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग नहीं हो रही है, ना इनके बीच में ना इनके बीच में कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं हो रही। ठीक है, इन एलोए द कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेटल आर फिजिकली मिक्स्ड। एलोएज में कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स को हम फिजिकली मिक्स करते हैं, केमिकली उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती, केमिकल बॉन्ड नहीं बनते। अब यहीं से एक मेन चीज़ आप ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शन हम उसी को कहते हैं बेटा जिसमें जनरली क्या हो रहा हो, बॉन्ड नए कुछ एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, एक्चुअल में तो वो होती है केमिकल रिएक्शन। तो एलोए में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, एलोए में सिर्फ फिजिकली ये दो चीज़ें मिक्स हो रही हैं, केमिकली कोई बॉन्ड फॉर्मेशन कोई बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हो रही है। इस रीज़न से हम इसको क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था कि एलोए आपने पढ़ा था क्लास 9th में, जो एलोए बनता है क्या वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? तो एलोए एक फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज क्यों है? क्योंकि उनके अंदर कोई भी केमिकल बॉन्ड ना बनता है ना टूटता है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे ब्रास है, ब्रास इज एन एलोए ऑफ कॉपर एंड जिंक। ये आपको आगे याद भी करने पड़ेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल जब आपका चैप्टर आएगा उसमें भी एलोए के बारे में हम बात करेंगे। तो ब्रास किसका एलोए होता है? कॉपर एंड जिंक का। हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टी देन आइदर कॉपर और जिंक अलोन। मतलब अकेले कॉपर की जो प्रॉपर्टी होंगी और अकेले जिंक की जो प्रॉपर्टी होंगी, उन दोनों की प्रॉपर्टी से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ किसकी होती हैं? ब्रास की होती हैं। तो फिर भी हम इसे क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल बॉन्डिंग नहीं हुई है। क्लियर है? तो आई होप आपको ये दोनों के दोनों क्लियर हैं। तो यहाँ पे हमारा होमवर्क डिस्कशन ख़त्म होता है। तो चलिए आज की नई क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? तो हमारा पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चैप्टर का नाम भी यही है, केमिकल रिएक्शन। तो हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में देखते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। देखो, केमिकल चेंज लाने की जो प्रोसेस होती है वही केमिकल रिएक्शन होती है। कल भी हमने यही डिस्कस किया है। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ोगे यही सब कुछ लिखा हुआ है। द प्रोसेस बाय विच कंपाउंड अंडरगो एनी केमिकल चेंज टू गिव अ न्यू कंपाउंड इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। मीन्स केमिकल चेंज लाने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और केमिकल चेंज इज इंडिकेटेड बाय केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे दो वर्ड हैं, यहाँ पे केमिकल तो सेम है, एक जगह लिखा हुआ है रिएक्शन, एक जगह लिखा हुआ है इक्वेशन। ठीक है, मीन्स जो केमिकल चेंज है उसे या तो आप केमिकल रिएक्शन से दिखाओगे या फिर आप केमिकल इक्वेशन से दिखाओगे। तो बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन? केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है? देखो, जनरली केमिकल रिएक्शन कैसे लिखी जाती है? एक साइड क्या होते हैं? आपके रिएक्टेंट्स होते हैं। मीन्स ये जो पिंक बॉक्स बने हुए हैं ये क्या है? आपके रिएक्टेंट्स हैं। जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे आप उनके बीच में क्या डालते जाएंगे? प्लस साइन डालते जाएंगे। ये इधर क्या है? एक एरो है। अब एरो की डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट टू राइट। ये इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट कहने का मतलब मेरे लेफ्ट वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनके अंदर क्या आएगा? चेंज आएगा, और उनके चेंज से नए सब्सटेंसेस बनेंगे। और वो जो नए सब्सटेंसेस बनेंगे वो हम ये ग्रीन बॉक्सेस जो हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? नए सब्सटेंसेस। इनको हम क्या बोलते हैं? ये हैं हमारे प्रोडक्ट। जिनमें चेंज आएगा या जिनमें हम चेंज लेके आएंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? रिएक्टेंट है। इनसे जो बना ये प्रोडक्ट है। एरो ध्यान रखना, जिनमें आप चेंज ला रहे हो उधर टेल है, जिस जो नया प्रोडक्ट बन रहा है उस साइड क्या है? इसका हेड है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन ऐसे बना दूं तो उस केस में इनमें मैं चेंज लेके आऊँगा तो ये मेरे क्या हैं? रिएक्टेंट हैं, और ये क्या बनेंगे? प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं एरो के। और एरो क्या करता है? डायरेक्शन शो करता है कि रिएक्शन कहाँ से कहाँ प्रोसीड हो रही है। ये रिएक्शन लेफ्ट टू राइट जा रही है, मीन्स लेफ्ट वाले पोर्शंस में हम चेंज कर रहे हैं जिससे हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं राइट साइड में। तो अब रिएक्शंस और इक्वेशंस में क्या फ़र्क है? ठीक है ना, चैप्टर में भी दो वर्ड लिखे हुए हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन।
अब डिफरेंस यही है, अगर आप रिएक्टेंट्स को वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हो तब उसे आप कहोगे केमिकल रिएक्शन। अगर आप इन रिएक्टेंट्स को सिंबल की फॉर्म में लिखते हो तब आप इन्हें कहोगे इक्वेशन। सिंबल बेसिकली मोर मतलब फिजिबल है, ज़्यादा आसानी से लिखा जा सकता है, इजी है, ठीक है लिखना। आपको जस्ट सिंबल क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ, वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, इसको कंप्लीट नाम लिखा मैंने सोडियम, और सिंबल क्या होता है सोडियम का, Na। तो अगर कहीं पे मैं पूरा ऐसे करके लिखता हूँ, ठीक है, सोडियम प्लस कुछ भी ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कुछ भी, अगर मैं पूरा नाम लिखता हूँ तो उसे मैं क्या बोलूँगा, केमिकल रिएक्शन। अगर मैं उनको सिंबल से रिप्रेजेंट करूँगा तो उन्हें मैं क्या बोलूँगा, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इतनी चीज़ आई गेस आपको क्लियर है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, केमिकल रिएक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, चलो देखते हैं। फर्स्ट है द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड एज अ न्यू कंपाउंड विद न्यू केमिकल फॉर्मूला। जो भी आपका रिएक्टेंट से जो भी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ये क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या बना, हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ये जो प्रोडक्ट बना इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक डिफरेंट फॉर्मूला होगा, ठीक है, जो कि किसी भी रिएक्टेंट से मैच नहीं करेगा। इन दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, अलग होगा। रिएक्टेंट का फॉर्मूला अलग होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मूला अलग होगा, ठीक है, नया फॉर्मूला आपका बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है दीज रिएक्शंस रिक्वायर्ड स्प्लिटिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल रिएक्शन मैंने अभी आपको एलओए के बारे में भी बताया, ठीक है, एलओए में भी ये चीज़ बताई कि केमिकल रिएक्शन वही होती हैं जिसमें पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। अब हो सकता है भैया ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट्स में क्या होंगे, बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होके नया बॉन्ड बनेगा, और उस नए बॉन्ड के बनने से हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है। उस नए बॉन्ड के बनने से, बॉन्ड्स की रीअरेंजमेंट से हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है कि बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, उसी से हमारा क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ रिएक्टेंट्स। जो भी आपका प्रोडक्ट बना है इस केमिकल रिएक्शन में, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी इन दोनों रिएक्टेंट से। चलो इसको मैं ना आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, उसमें आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। मान लो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों से मिलके आपको पता है क्या बनता है, वाटर बनता है H2O, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि ये जो प्रोडक्ट बना, वाटर बना, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो बिल्कुल अलग होंगी रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट कौन है यहाँ पे, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब कैसे, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन क्या करती है, कंबशन के लिए ज़रूरी है। आपको कहीं पे भी कंबशन कराना है, कंबशन कराना है मीन्स आपको कहीं पे भी आग लगानी है, किसी चीज़ को जलाना है, तो आपको पता है ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन के आप किसी भी चीज़ को जला नहीं सकते, वहाँ पे आप आग नहीं लगा सकते। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इटसेल्फ इज़ हाईली इन्फ्लामेबल। ये बहुत ही क्या होती है, तेज़ी से आग पकड़ती है। इन्फ्लामेबल का मतलब क्या है, जो चीज़ बहुत तेज़ी से आग पकड़े और काफ़ी एक्सप्लोजिव होती है नेचर में। तो हाइड्रोजन क्या है, बहुत ज़्यादा जल्दी से आग पकड़ती है। ऑक्सीजन आग लगाने में चाहिए, लेकिन अगर कहीं पे आग लगी हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पानी का यूज़ करते हैं आग को बुझाने के लिए। मतलब हाइड्रोजन को अगर हम अकेले देखें, ये बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेगी। ऑक्सीजन को देखें तो ये आग लगाने में हेल्प करेगी, लेकिन वहीं पे इन दोनों से क्या बन रहा है, पानी बन रहा है। इन दोनों से मिलके ही क्या बना है, पानी बना है, ठीक है, वाटर हमारा बना है, जो कि प्रोडक्ट है नया। इसका फॉर्मूला भी अलग है, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग है। ये आग लगाने के लिए चाहिए, ये खुद बहुत जल्दी आग पकड़ती है, और वाटर जो इन दोनों से मिलके बना वो क्या कर रहा है, आग को बुझा रहा है। तो आई होप आपको इन तीनों चीज़ों का नया केमिकल फॉर्मूला बनता है। देखो, हाइड्रोजन का फॉर्मूला अलग है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला अलग है, और वाटर का फॉर्मूला अलग है। अब हाइड्रोजन के बॉन्ड और ऑक्सीजन के बॉन्ड ब्रेक होके नए बॉन्ड बने हैं, तभी हमारा क्या बना है, वाटर बना है। और वाटर की प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या है, अलग है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ आपको आई गेस क्लियर हैं।
नेक्स्ट है, इट इज़ डिफिकल्ट टू ऑल्टर ए केमिकल रिएक्शन। अभी इस केमिकल रिएक्शन को चेंज करना काफ़ी मुश्किल होता है, मीन्स इसको आप रिवर्स भी करना चाहो तो उसमें भी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, देर आर अदर टाइप ऑफ एनर्जीज, देर आर अदर टाइप ऑफ एनर्जी दैट आर इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट दैट इज़ यूज्ड इन कैरिंग आउट केमिकल चेंज। अब इस केमिकल चेंज को लाने के लिए या तो आपको हो सकता है लाइट का यूज़ करना पड़े, लाइट एनर्जी का यूज़ करना पड़े, या इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ करना पड़े, या किसी और एनर्जी का यूज़ करना पड़े। तो बेसिकली ये कहा जा रहा है जब भी कोई केमिकल चेंज होता है उसके लिए, केमिकल चेंज को करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जीज का यूज़ करना पड़ता है। और इस चैप्टर में आगे हम इस चीज़ को देखने वाले हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, कैसे हम लाइट का यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को कराने में। चलो, आई होप ये स्लाइड आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज। अब देखो, आँखों से हमें कैसे पता चलेगा ना, आपको देख के कैसे पता चल जाएगा यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, कोई प्रोसेस हुई है, क्या वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज का मतलब केमिकल रिएक्शन से ही है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है, जैसे पहली यहाँ पे लिखी हुई है चेंज इन कलर। अगर कोई सब्सटेंस में आप चेंज कर रहे हो और उसका कलर चेंज हो जाए, मीन्स वो कहीं ना कहीं क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। वो कहीं ना कहीं क्या है, केमिकल चेंज है। हमें कैसे पता चलेगा कोई चीज़ केमिकल चेंज है या नहीं, ये 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें पहली है चेंज इन कलर। अगर ऐसा कुछ आपको कहीं दिख जाए तो उसको आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि केमिकल चेंज है। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। अब इसके आपसे एग्जाम्पल ही पूछे जाएंगे ज़्यादातर कि केमिकल चेंज का एक एग्जाम्पल दो जिसको देख के, जिसमें क्या हो रहा हो, कलर का चेंज हो रहा हो, सब्सटेंस के कलर का चेंज हो रहा हो। तो ऐसा एक एग्जांपल है, हमने लिया लेड ऑक्साइड। देखो, फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं आते तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं लिखता जाता हूँ आप उनको लर्न करते चलें। लेड ऑक्साइड को आपने हिट किया। ये क्या होती हैं, कंडीशंस होती हैं कि आप किस कंडीशंस में ऑपरेट कर रहे हो। हीट को ऐसे भी लिख सकते हैं या ट्रायंगल के साइन से शो कर सकते हैं। आप लिखने चाहो तो हीट को प्लस डाल के हीट भी लिख सकते हो, या एरो के ऊपर लिख दो, टोटली आपके ऊपर है। लेड ऑक्साइड को जैसे ही आप हीट करोगे तो ये कन्वर्ट होगा लेड मोनोऑक्साइड में, और साथ में निकलेगी ऑक्सीजन। अब लेड ऑक्साइड इनिशियली किस कलर का है, लेड ऑक्साइड का कलर है रेड। और जब आपने इसको हीट किया, हीट करके क्या बना, लेड मोनोऑक्साइड बना। लेड मोनोऑक्साइड का कलर क्या है, येलो। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इस चैप्टर्स में आपको जितने भी कंपाउंड्स आपके सामने आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेड ऑक्साइड है या लेड मोनोऑक्साइड है, उनका कलर क्या होता है ये ज़रूर याद रखना है। ठीक है, जिस जिस सब्सटेंस का कलर मैं नोट कराता चलूँ, आपको वो सब्सटेंस का कलर याद होना चाहिए, वो आपके क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो लेड ऑक्साइड का कलर, लेड ऑक्साइड आपने लिया, रेड कलर का था, जैसे ही आपने उसको हीट किया वो येलो कलर के सब्सटेंस में चेंज हो गया, जो सब्सटेंस का नाम क्या होता है, लेड मोनोऑक्साइड। तो मीन्स यहाँ पे क्लियरली आप देख रहे हो, एक लाल कलर की चीज़ येलो कलर की चीज़ में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, मीन्स कलर का चेंज आया। ठीक है, तो आपको हीट करने पे जब वो लाल कलर की चीज़ येलो कलर में कन्वर्ट होगी तो आप इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, इसमें कुछ केमिकल चेंज हुआ है। इसमें क्या हुआ है, कुछ केमिकल चेंज हुआ है। तो चलो फॉर्मूला भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Pb3O4। हीट किया लेड मोनोऑक्साइड PbO, ऑक्सीजन O2। ठीक है, तो क्लियरली मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, मैं रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक आपको बैलेंसिंग नहीं पढ़ाई है। अगर आपको बैलेंसिंग आती है तो आप जो भी रिएक्शन अपनी नोटबुक में लिखते हो वो बैलेंस होनी चाहिए। केमिस्ट्री में आपका एक रूल है कि जितनी भी रिएक्शन आप लिख रहे हो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं, और ये आपके एनसीईआरटी की बहुत फेमस रिएक्शन हो, इस रिएक्शन का हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी करेंगे, जैसे लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का नाम सुनते ही आधे बच्चों को, अगर जिन्होंने पढ़ रखा है ये, उनको याद आ गई होगी ये कौन सी रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। प्लस पोटेशियम आयोडाइड,
इनको कंबाइन करके क्या बनेगा, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। अगर इनके कलर की बात करें, ठीक है, लेड नाइट्रेट का कलर क्या होता है, लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। पोटेशियम आयोडाइड भी क्या होता है, कलरलेस होता है। लेड आयोडाइड ये क्या होता है, ये येलो कलर का होता है। और पोटेशियम नाइट्रेट अगेन कलरलेस। ठीक है, तो दो कलरलेस सब्सटेंसेस को आपने मिक्स किया, मीन्स आपने कोई टेस्ट ट्यूब ली, उसमें लेड नाइट्रेट डाला, पोटेशियम आयोडाइड डाला, ठीक है, दो कलरलेस चीज़ों को आपने मिक्स किया और उनसे एक कलर्ड सब्सटेंस आपके सामने आ रहा है, येलो कलर का एक लेड आयोडाइड नाम का एक सब्सटेंस बना। तो मीन्स आप देख के बता सकते हो यार इसमें कलर का चेंज हो गया, कलर का चेंज हो गया, तो ये कैसा है, ये एक केमिकल चेंज है। ये क्या चीज़ है, ये एक केमिकल चेंज है। तो आई होप आपको चेंज इन कलर ये वाली प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी कि आप कलर के चेंज से बता सकते हो कि कोई चेंज केमिकल चेंज है या नहीं है। तो नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, देखो प्रेसिपिटेट ना एक इनसोल्यूबल सॉल्ट होता है या इनसोल्यूबल सॉलिड आप बोल सकते हो। मीन्स आपने कोई रिएक्शन की, चाहे वो रिएक्शन दो लिक्विड्स के बीच में ही हो रही हो, लिक्विड्स आपने मिक्स किए टेस्ट ट्यूब में, और नीचे कुछ ना रिएक्शन होने के बाद कुछ टाइम के बाद आप देखते हो कुछ सब्सटेंस, सॉलिड या सेमी सॉलिड सब्सटेंस नीचे बैठ जाता है। नीचे बैठने का मतलब वो पहली बात तो इनसोल्यूबल होगा, इनसोल्यूबल मतलब इस लिक्विड पार्ट में वो मिक्स नहीं होगा, और उनसे हैवी भी होता है, वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ आप देख लो किसी टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, आप रिएक्शन कर रहे हो और ये चीज़ बन जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। इनसोल्यूबल सॉलिड जो बना आपकी केमिकल रिएक्शन में, उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है एन इनसोल्यूबल सॉलिड दैट फॉर्म्स फ्रॉम ए लिक्विड सॉल्यूशन। कोई लिक्विड के सॉल्यूशंस को आपने मिक्स किया और उनसे क्या बन जाए, एक इनसोल्यूबल सॉलिड बन जाए, तो उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन से सॉलिड फॉर्म होना क्या कहलाएगा, प्रेसिपिटेट कहलाएगा। और प्रेसिपिटेट को दो चीज़ों से डिनोट करते हैं भाई। प्रेसिपिटेट के लिए या तो आप लिख सकते हो उसके ब्रैकेट में जो भी चीज़ है पीपीटी, या फिर एक डाउनवर्ड एरो दिखा के भी आप क्या कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो प्रेसिपिटेट को। चलिए इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। अगेन बहुत फेमस रिएक्शन है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड gives silver chloride plus potassium nitrate। अब यहां पे जो सिल्वर क्लोराइड बना है ये क्या है, ये पीपीटी है। इसका क्या बनेगा, ये टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, ये पीपीटी है, या तो आप ब्रैकेट में पीपीटी लिख के इसको दिखा दो, या फिर क्या करो साइड में इसके एरो लगा दो, टोटली आपके ऊपर है। अगर इसको देखो, अब ये मैंने वर्ड्स में लिखी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ये मैंने रिएक्शन लिखी है, अगर इसको मुझे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो मुझे इनके फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे, मीन सिंबल यूज़ करने पड़ेंगे। तो Ag क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट NO3, पोटेशियम क्लोराइड KCl, इससे आपका बनेगा AgCl। AgCl क्या है, पीपीटी है, तो मैंने इसके आगे एक डाउनवर्ड एरो लगा दिया, और साथ में आपका क्या बन रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये एक सिंपल सी रिएक्शन है। एक और एग्जांपल अगर आपको दें, प्रेसिपिटेट का, कैल्शियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
अब इन रिएक्शन की जो डिटेल्स होंगी ना वो देखो हम आगे बात करेंगे। अभी सिर्फ हम प्रेसिपिटेट, कलर चेंज, इनके बारे में ही बात कर रहे हैं। मैं आपको डिटेल नहीं बता रहा हूँ। डिटेल जब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आएंगे उसमें ये कैसी तरह की रिएक्शन होंगी हम कंप्लीट इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, इसमें जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है ये हमारा क्या बनता है? प्रेसिपिटेट बनता है। ये हमारा क्या बनता है? प्रेसिपिटेट बनता है। देखो अब ये जितने भी एग्जाम्पल हैं आपको इनको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो टेस्ट होंगे, ठीक है, उनमें ये आपसे एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। प्रेसिपिटेट रिएक्शन का कोई एग्जाम्पल दे दो तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो, इससे पीछे वाला एग्जाम्पल आप दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ। होमवर्क में क्या है, होमवर्क है आपका कि ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन होती क्यों है। ठीक है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन के पीछे का रीजन क्या है? शॉर्ट में लिख देते हैं, व्हाई डू पीपीटी रिएक्शंस अकर। प्रेसिपिटेट रिएक्शंस का रीजन क्या है, क्यों प्रेसिपिटेट रिएक्शन होती हैं? ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारी, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कोई आप मतलब किसी सब्सटेंस में चेंज कर रहे हैं और उसमें से गैसियस फॉर्म में बाहर आए, ठीक है, कुछ स्मोक बाहर आए, तो उसे आप क्या कह दोगे? देख के आप कह सकते हो स्मोक आ सकती है या फिर बबल फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ हो तो उसे आप देख के बता दोगे कि हाँ ये क्या है? केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ क्या हो रहा है? गैस बन रही है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अ गैस इवोल्यूशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट इज गैस। अब बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन होती है। मान लो आपने एक चीज़ सॉलिड ली है, एक चीज़ लिक्विड ली है, उन दोनों से क्या बन रहा है? गैस बन रही है। ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस से गैस बन जाती है। तो अगर ऐसा कहीं पे आपको देखने को मिल रहा है तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये क्या है? एक केमिकल चेंज है। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है, इफ़ अ गैस इज इन्वॉल्व इन रिएक्शन, अगर कोई गैस निकली है देन बबल ऑफ द गैस विल बी सीन। आपको क्या दिखाई देंगे? बबल्स दिखाई देंगे। इफ़ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इन लिक्विड फॉर्म, अगर एक रिएक्टेंट क्या है उनमें से लिक्विड फॉर्म में है तो आपको बबल्स दिखाई देंगे। ठीक है, या फिर आपको स्मोक दिखाई दे सकता है, धुआं दिखाई दे सकता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? ये आपकी एक्टिविटी भी है कि जिंक ग्रैनुअल्स को आप सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड gives zinc sulfate प्लस हाइड्रोजन। अब इसमें जो भी गैस होगा, गैस को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? या तो ब्रैकेट में आप लगाओगे जी, जी मीन्स गैस, और या फिर इसको अपवर्ड एरो से शो करोगे। तो अगर या तो ऐसे लिखा दो, और या फिर आप इसको दिखा सकते हो हाइड्रोजन, इसके आगे एक अपवर्ड एरो आपने लगा दिया। अगर मैं इसको सिंबल्स के फॉर्म में लिखता हूँ तो जिंक Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 गिव जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन H2, और हाइड्रोजन के आगे हमने क्या लगा दिया? अपवर्ड एरो। तो ये है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसके एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे सोडियम सल्फाइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनसे आपको क्या मिलेगा? इनसे आपको मिलेगा सोडियम सल्फाइड और हाइड्रोक्लोरिक NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड अब मुझे कैसे पता चल रहा है कि क्या क्या चीज़ें होंगी? या जब आप टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा।
प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या निकलेगी? गैस निकलेगी यहाँ पे, ठीक है। सोडियम सल्फाइड क्या होता है? Na2SO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और SO2 के साथ क्या लगा दिया हमने? एरो, ठीक है। तो भैया आपको अगर फॉर्मूले याद हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो साथ साथ इनको क्या करते चलो, याद करते चलो। और भी एग्जाम्पल देखें, चलो एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूँ जो आपके आगे काम भी आएगा, मतलब हाँ आगे भी आप ये रिएक्शन पढ़ोगे। देखो इतने एग्जाम्पल देने का मेरा पर्पज़ एक ही है कि जितनी बार आप केमिकल रिएक्शन देखोगे, उनको लिखोगे, उतने ही इजीली आपको क्या होंगी? वो याद होंगी। एक है फेरस सल्फेट को अगर आप हीट करो तो आपका बनेगा फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये रिएक्शन हो कैसे रही है, सब कुछ हम आगे देखेंगे। FeSO4 को आपने हीट किया, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। अब इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड क्या निकलती हैं? गैसेस फॉर्म में निकलती हैं। जिसने इस रिएक्शन को पढ़ रखा है, इस रिएक्शन का नाम भी लिखें कि कहाँ पे ये रिएक्शन आपने पढ़ी थी। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा रिएक्शंस आपको आप देखोगे उतना आपका क्या होता जाएगा? पक्का होता जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा चेंज इन टेम्परेचर, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर का चेंज आप कैसे लेके आते हो, ठीक है ना। टेम्परेचर, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर कैसे चेंज होएगा? भैया चेंज होने का मतलब या तो वो टेम्परेचर बढ़ सकता है या फिर टेम्परेचर क्या हो सकता है? कम हो सकता है। मतलब या टेम्परेचर ज़्यादा होगा या टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा कैसे होगा? अगर कोई सब्सटेंस को आप हीट कर दो, ठीक है ना, किसी सब्सटेंस में अगर आप हीट डाल दो, अगर सब्सटेंस ने हीट क्या कर ली? एब्जॉर्ब कर ली, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर वो अपने अंदर से हीट को क्या कर दे? रिलीज कर दे, ठीक है, तो उससे उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा। हीट अगर वो रिलीज कर रहा है, टेम्परेचर उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे वो कूल हो गया, यहाँ पे वो हॉट हो गया। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें क्या हो रहा है? हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अब हीट टेम्परेचर का चेंज आप कैसे पता करोगे? भैया सिंपल है, थर्मोमीटर से आप टेम्परेचर का चेंज मेज़र कर सकते हो, या फिर हमारे पास डिवाइस होता है कैलोरीमीटर, उसमें भी हम टेम्परेचर चेंज के बारे में देख सकते हैं। अब जिस भी रिएक्शन में आपकी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। उन रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और ऐसी रिएक्शंस जिनमें सब्सटेंस क्या कर रहा हो? हीट रिलीज कर रहा हो। कोई सब्सटेंस बना और वो क्या कर रहा है? हीट रिलीज कर रहा है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। इन रिएक्शंस को कैसे हम शो करते हैं? रिएक्टेंट को आपने हीट दिया है, हीट गिव्स प्रोडक्ट, और यहाँ पे रिएक्टेंट से क्या बना? प्रोडक्ट बना, और उससे क्या निकली? हीट एनर्जी आपकी फॉर्म हुई। तो इनको वन बाय वन देख लेते हैं। तो चलो पहले है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन अभी हमने देखा, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। द केमिकल रिएक्शन अलोंग विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। दीज रिएक्शंस लोअर द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एरिया। अब ये रिएक्शन क्या कर रही है? सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो रही है। इसमें ध्यान रखने की बात क्या है बेटा? यहाँ पे जो लाइन में लिखा हुआ है आपका सराउंडिंग लिखा हुआ है, आपके आसपास का एरिया का टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, सब्सटेंस की टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे।
अब मैंने जो वहाँ पे लिखा था, मैंने वो सब्सटेंस के रेफरेंस में लिखा था कि कोई सब्सटेंस अगर हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हमने वहाँ पे टेम्परेचर चेंज की बात की थी कि किसी सब्सटेंस में आप टेम्परेचर चेंज कैसे लेके आओगे, या तो सब्सटेंस को हीट दे दो या सब्सटेंस से हीट निकाल लो। वहाँ में हमारा वो रेफरेंस था। अब यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है, ये लाइन क्या है, दीज रिएक्शंस लोअर द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग एरिया देयर बाय क्रिएटिंग ए कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, इसका मैं मतलब समझाता हूँ। कोई ये सब्सटेंस है, ये कोई भी सब्सटेंस है, अब ये क्या है, अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन करेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। हीट इसने कहाँ से एब्जॉर्ब की, ये अपने आसपास के सराउंडिंग से क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब ये कर लेगा। जो इसके आसपास का सराउंडिंग है वहाँ से ये क्या कर लेगा, हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जब ये सराउंडिंग की हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो मीन सराउंडिंग ने तो क्या करे, सराउंडिंग का तो टेम्परेचर कम हो गया ना, सराउंडिंग का तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, सराउंडिंग में से हीट चली गई है, तो सराउंडिंग तो टेम्परेचर कम होएगा तो कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट बड़ा ध्यान से पढ़ना, ये किस कॉन्टेक्स्ट में है। हमने पहले सब्सटेंस के कॉन्टेक्स्ट में बात की है, अब हम यहाँ पे सराउंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि ये जो रिएक्शंस होती हैं ये सराउंडिंग का एरिया क्या कर देती हैं, कूल कर देती हैं। सराउंडिंग का टेम्परेचर कम कर देंगे और उसको कूल कर देंगे, क्योंकि ये जो सब्सटेंस था इसने कहीं से क्या ली, हीट एब्जॉर्ब की। सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हीट की बात हो रही थी, ठीक है, मतलब एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की। एनर्जी हम हीट की फॉर्म में भी देख सकते हैं, हीट की फॉर्म में देखा तो आपने वो कूलिंग इफेक्ट देखा, लाइट की फॉर्म में भी हो सकता है और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी हो सकता है। अब इसका एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपने बायो में न्यूट्रिशन में भी एक प्रोसेस पढ़ी होगी, जिस प्रोसेस का नाम था फोटोसिंथेसिस। जिस प्रोसेस का नाम था फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या थी कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया, ठीक है, वाटर का यूज़ किया, और इससे क्या होता है, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, और वो खाना किस फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। और सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट क्या था हमारा, ग्लूकोज। मीन्स उससे ग्लूकोज बनता है, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। ये फोटोसिंथेसिस आपने प्रोसेस पढ़ी थी। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, वो प्रोसेस जिससे पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। अब खाना बनाने के लिए चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, और सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, और आपने इसकी मेन कंडीशंस पढ़ी होंगी कि भैया एक तो क्लोरोफिल होना चाहिए, वही पेड़ पौधे अपना खाना बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम केमिस्ट्री की टर्म्स में बात करें तो वहाँ पे हमने लिखा था एक सनलाइट, ठीक है ना, सनलाइट, या इसको बेटा तुम एच न्यू ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, लाइट एनर्जी को शो करने के लिए, सनलाइट को शो करने के लिए आप एच न्यू लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, सनलाइट की फॉर्म में एनर्जी दी है, सनलाइट की फॉर्म में एनर्जी दी है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है ना। तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसे ही इस चैप्टर में एक ये भी है, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को आपने थर्मली डीकम्पोज किया। थर्मल वर्ड का मतलब है आपने इसको हीट दी, ठीक है। अब हीट आप ऊपर ऐसे भी लिख सकते हो या ट्रायंगल से भी शो कर सकते हो। जब आप इसको हीट दे के तोड़ रहे हो, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने जो एनर्जी दी वो हीट की फॉर्म में दी, आपको देनी पड़ी है इसको तोड़ने के लिए। तो इस रिएक्शन में एनर्जी क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। तो ये थर्मल डीकम्पोजिशन है, ये भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसे और भी बहुत हैं, सिंपल आप फिजिकल चेंजेस भी एंडोथर्मिक हो सकते हैं। जैसे हमने लिखा था मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, फिजिकल चेंज है, ये भी क्या है, एक एंडोथर्मिक है। आइस क्या करेगी, अपने आसपास के सराउंडिंग से क्या कर रही है, हीट ले रही है और मेल्ट हो रही है। अब सराउंडिंग से हीट ले रही है तो वो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या कर रही है, कूल कर रही है। तो आई होप आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन क्लियर है और इसके एग्जाम्पल भी क्लियर हैं। फोटोसिंथेसिस याद रखना, फोटोसिंथेसिस कई बार पूछी जाती है, फोटोसिंथेसिस कैसी रिएक्शन है, भैया ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिसमें बेटा हीट रिलीज हो जाए, हीट क्या हो, रिलीज हो। अब ये हीट रिलीज कहाँ होगी, एनवायरनमेंट में हीट रिलीज होगी, तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जितने भी आपकी कंबशन रिएक्शंस हैं, जितने भी कंबशन रिएक्शन है, कंबशन क्या होती है, कंबशन एक प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है और वो हीट या लाइट को क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, अगर लिखना चाहें तो मैं लिख देता हूँ, कंबशन की डेफिनेशन क्या होती है, अ प्रोसेस इन विच a substance burns in the presence of oxygen, and releases heat और लाइट। जैसे कैंडल आपकी बर्न कर रही है, हीट भी और लाइट भी क्या करती है, दोनों रिलीज करती है। अगर केमिस्ट्री के टर्म में अपने को मैं सिंपल बताऊं, कंबशन कहीं पे भी आ जाए, इसका मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मीन्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन, आपको ऑक्सीजन के साथ क्या करा देनी है, रिएक्शन करा देनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं कंबशन ऑफ मीथेन, कंबशन ऑफ मीथेन। अब मीथेन क्या होता है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। कंबशन का मतलब इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है आपको, ऑक्सीजन के साथ। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस आपको क्या मिलेगी, हीट मिलेगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आपको हीट एनर्जी यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये क्या है, कंबशन हमने ऐसे प्रोडक्ट क्या लिख दिए। आगे आप पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन का जब भी कंबशन होता है तो उससे आपको प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और इसी में एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा, अगेन बायो में आपने पढ़ा है एक टर्म, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस आपने डिटेल में पढ़ी है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, देखो जो भी आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा, आपने खाना खाया, ग्लूकोज हुआ, ग्लूकोज से आपको एनर्जी मिलती है। बेसिकली ग्लूकोज से एनर्जी कब मिलती है, जब वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है, जब ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करता है। मीन्स जब हम सांस लेते हैं, हमने सांस ली, उसमें जो हमारी ऑक्सीजन गई, वो ऑक्सीजन ग्लूकोज का क्या करेगी, ब्रेकडाउन करेगी और फिर हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ये चीज़ आप बायो में आपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ी होगी। तो ये भी क्या होती है, देखो अब इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज का कंबशन हो रहा है, सॉरी ऑक्सीजन के साथ कंबशन क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना। अब यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ ही साथ क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। कमेंट करके बताना रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो एनर्जी मिलती है वो किस फॉर्म में आपको मिलती है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये कि रेस्पिरेशन कौन सी रिएक्शन होती है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक मेन थी जिससे आप देख के आइडिया लगा सकते हो कि कोई भी चेंज जो है वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। अब कहीं पे भी केमिकल चेंज होगा तो ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी, या तो कलर चेंज हो जाएगा, या उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, मतलब हीट रिलीज़ करेगा या हीट एब्जॉर्ब करेगा, या तो कहीं ना कहीं पे पीपीटी बनेगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देख के आप बता सकते हो कि कोई चेंज केमिकल चेंज है या नहीं है। तो चलो अब 1-2 क्वेश्चन और आपका कुछ होमवर्क। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, डाइल्यूट HCl इज एडेड टू ग्रेनुलेटेड जिंक टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। ये वही एग्जाम्पल है जिसमें हमने किया था कि जिंक को आपने क्या करा है, HCl में डाल दिया है। जिंक के ग्रेनुलेटेड जिंक, ग्रेनुलेटेड मतलब एक छोटे छोटे इनके टुकड़े करके, ये आपकी एक्टिविटी भी है, उसमें डाल दिया है। तो क्या ऑब्जर्वेशन है, तो इसकी रिएक्शन हमने लिखी थी कि क्या हो जाएगा, जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, लिबरेट होगी। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है,
गिव जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस में हमने ये चीज़ लिखी थी। मैं देखने की कोशिश करता हूँ कहाँ पे है, ये रही हमारी। यहाँ पे HCl नहीं है, हमने H2SO4 का यूज़ किया था। तो चलो, यहाँ पे HCl का बेसिकली एसिड ही है। मेटल को एसिड में डालोगे तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, लिबरेट होती है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या है इसकी, द रिएक्शन मिक्सचर टर्न मिल्की कलर, नहीं। द सर्फेस ऑफ द मेटल बिकम शाइनिंग, ऐसा भी नहीं होता। ऑर्डर ऑफ ए पंजेंट स्मेल गैस, हाइड्रोजन गैस पंजेंट नहीं होती। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो एक कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस है, मतलब जिसका ना तो आपको कलर दिखाई देगा और जिसका ना ही आपको क्या होगा, कोई स्मेल आएगी, ऑर्डर भी नहीं आएगी। तो इसका ऑप्शन क्या होएगा, डी, एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस निकलती है जो क्या होती है हमारी हाइड्रोजन। और हमें देखो, जब इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, इसका कोई कलर नहीं होता, तो हमें कैसे पता चलता है ये ऑक्सीजन है। अगेन मैंने आपको बताया था ये हाईली इन्फ्लामेबल होती है, हाईली इन्फ्लामेबल होती है। और जैसे ही आप इसके पास कोई माचिस लेके जाओगे, कोई फायर लेके जाते हो, तो ये ना एक पॉप साउंड के साथ जलती है, बर्न्स विद पॉप साउंड। ये आपके अगले चैप्टर में भी है, एसिड बेस सॉल्ट में भी है, कि हाइड्रोजन गैस का हमें पता कैसे चलता है कि कोई गैस अगर रिएक्शन में निकल रही है वो हाइड्रोजन है या नहीं। तो सिंपल है, हाइड्रोजन का अगर आपको चेक करना है तो एक बर्निंग स्प्लिंटर लेके जाओ, मतलब या कोई जलती हुई माचिस ले जाओ, मोमबत्ती ले जाओ, जहाँ पे भी ये गैस निकल रही है, अगर वहाँ पे आपको ये पॉप साउंड सुनाई दे तो मीन्स वो क्या है, वो हाइड्रोजन गैस है। तो चलो, ये आपके 2-3 क्वेश्चन हैं, ये आप अटैम्प्ट करके आना। इसका मैंने लिख दिया है, सॉल्यूशन भी लिख दिया है, इसको आपको कैसे अटैम्प्ट करना है। और यहाँ पे हमने वो भी लिखा है ATP की फॉर्म में निकलती है, आपको इस ATP की फुल फॉर्म मेरे को बतानी है कमेंट्स में। तो रिएक्शन इन विच एनर्जी इज़ गिवन आउट, कौन सी रिएक्शन में एनर्जी दी जाती है ये आप लिख लेना। वाई डू व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, इनका एग्जाम्पल दो। ये हम इस चैप्टर में अभी इस क्लास में कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट मिलते हैं नई क्लास में। टिल देन पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। थैंक यू सो मच।